ठीक है ना। ये बायोमोलिक्यूल्स है। प्रोटीन अपने आप में क्या है, यदि हम इसको देखेंगे तो ये बायोमोलिक्यूल्स है, जिसको हम जैव अणु कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स मीन्स जैव अणु, ठीक है ना। और इसका स्रोत भी हमें पता लग गया है कि किन चीजों से हमें मिल सकता है। दूध हो गया, पनीर हो गया, दालें हो गई, मूंगफली हो गया, इनसे हमें ये प्रोटीन मिलता है। और यहाँ देखेंगे तो प्रोटीन शरीर के प्रत्येक भाग पर होता है। ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ प्रोटीन नहीं मिलता होगा, है ना। और हमारी जो संरचनात्मक इकाई है, ठीक है ना, जिससे हमारी संरचना बन रही हो, और क्रियात्मक इकाई का आधार माना जाता है इसको, प्रोटीन को। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। संरचनात्मक इकाई माने हमारे शरीर की संरचना को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कौन? प्रोटीन, ठीक है ना। और क्रियात्मक का मतलब जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं। पाचन हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, इन सब अभिक्रियाओं में कहीं न कहीं या फॉर्मेशन हो गया किसी चीज़ का, है ना? तो प्रोटीन का संश्लेषण, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनमें क्या करता है ये क्रियात्मक आधार भी है, कि जो हमारे शरीर के अंदर जो क्रिया चलने वाली क्रियाएँ हैं, उनमें भी एक आधार देता है, ठीक है? और जो इसके कार्य होते हैं वो शरीर की वृद्धि करना, जैसे शरीर बढ़ेगा, है ना? इसके आधार पर शरीर की वृद्धि हो गया, अनुरक्षण हो गया। शरीर का अनुरक्षण माने समझते होंगे आप लोग, शरीर का बचाव। जैसे माना हमारे शरीर में कहीं घाव लग गए, तो उसका उसको भरना, वहाँ अनुरक्षण माने उसको बाह्य जो आक्रमणकारी जीवाणु होते हैं उनसे रोकना। ये सारे इसी के अंतर्गत आता है ना? और प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रोटियस से हुई है। प्रोटियोज, प्रोटियोज, है ना। किससे हुआ? प्रोटियोज से। देखो ये प्रोटियोज से हुई है ना। और जिसका अर्थ क्या होता है? प्राथमिक या अति महत्व, ग्रीक वर्ड्स है। और इस प्रोटियोज का मतलब होता है प्राथमिक या अति महत्व, ठीक है, इससे हुई है। सभी जो प्रोटीन होते हैं उनमें क्या होता है? अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से। प्रोटीन क्या है, यदि हमसे पूछता है तो हम कह सकते हैं कि जो अल्फा अमीनो अम्ल है उनके बहुलक है, ठीक है ना। प्रोटीन क्या है, तो हम कह सकते हैं ये अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक है। तो प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट जानकारियां हैं कि ये क्या है, ठीक है ना। और ये महत्वपूर्ण बिंदु ये वाला होगा कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, सभी प्रोटीन क्या होते हैं? ये होते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक है। देखो अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक ये प्रोटीन जो है, सभी प्रोटीन जो है अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक है। बस ये बहुत ही महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब देखो अमीनो अम्ल क्या होता है? अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक है, हमने कहा अल्फा अमीनो अम्ल। तो ये अमीनो अम्ल क्या होता है? देखो पहला कोई ये था ना हमारे पास, प्रोटीन क्या है, तो हमने कहा अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक। तो हमें पहले अमीनो अम्ल जानने होंगे, अमीनो अम्ल क्या होंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर अमीनो अम्ल क्या हो सकते हैं? ये है अमीनो अम्ल, ये जनरल फॉर्मूला है इसका। आर एक पार्श्व श्रृंखला है और अल्फा अमीनो अम्ल। देखो अल्फा पोजीशन पर देखो, जैसे हमने कोई लिखा आर और यहाँ पर लिखा सी एच और इस पे लगा दिया NH2, है ना। और ये लिखा हुआ आर COOH, तो ये अल्फा पोजीशन है। तो इसको बोलेंगे अल्फा पोजीशन पर जब क्या होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसकी अल्फा पोजीशन है, तो इस पर लगा हुआ जो अमीन होंगे तो उसको हम बोलेंगे अल्फा अमीनो अम्ल। दूसरे बना सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH और इस पर NH2 लगा देंगे, तो ये भी क्या है? ये भी हमारे पास अल्फा अमीनो अम्ल है। इसके अलावा भी लिख सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH और यहाँ लगा दें अल्फा पोजीशन पर, यहाँ पर NH2 लगा दें, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? ये भी अल्फा अमीनो अम्ल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा अमीनो अम्ल। तो ये अमीनो अम्ल है, ये पार्श्व श्रृंखला है, बढ़ती चली जाएगी आगे, है ना। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या होंगे? अल्फा अमीनो अम्ल हो जाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? अल्फा अमीनो। क्लियर? ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? अल्फा अमीनो अम्ल। तो अब समझ में आ गया होगा कि अल्फा अमीनो अम्ल क्या है। तो ये है बेटा हमारे पास अल्फा अमीनो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये अल्फा अमीनो अम्ल मीन्स अल्फा पोजीशन पर NH2 लगा हुआ, ठीक है ना, और बाकी क्या है? COH है। तो इस टाइप से हम इसको अल्फा अमीनो अम्ल कह सकते हैं। तो ये हो गया बेटा अल्फा अमीनो अम्ल। अब इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अब अल्फा अम्ल अम्ल का बहुलक, बहुलक का मतलब
ये कई बार जुड़ेंगे एक दूसरे से, है ना, और एक श्रृंखला बनाएंगे। ये कहता है देखो, अमीनो अम्ल में अमीनो, देखो अमीनो अम्ल में क्या है, अमीनो यानी कि NH2, तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखो कार्बोक्सिलिक यानी कि COH, ये कार्बोक्सिलिक है बेटा, ये तो अमीनो हो गया, और ये देखो कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। दो समूह इसमें उपस्थित है, एक तो है ये कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरा हमारे पास अमीनो, है ना, दो समूह यहाँ पर उपस्थित है। अमीनो अम्ल में क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं, एक तो क्या होता है अमीन होते हैं, अमीनो ग्रुप्स होता है, क्रियात्मक समूह होता है, और दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है, ठीक है ना। और फिर कहता है कि देखो जो कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है ना, के संदर्भ में अमीनो अम्ल समूह की अपेक्षित स्थितियों के आधार पर, ठीक है ना, इसकी स्थिति माने कौन से पोजीशन पर, जैसे हमने कहा अल्फा अमीनो अम्ल, तो अल्फा पोजीशन पर होगा, ठीक है ना। दूसरा अपेक्षित स्थिति के आधार पर या अमीनो अम्ल क्या होते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल हो सकते हैं, बीटा अमीनो अम्ल हो सकते हैं, गामा हो सकते हैं, और डेल्टा इत्यादि हो सकते हैं, है ना। इनके आधार पर, इसकी स्थिति के आधार पर, जैसे ये तो अल्फा पोजीशन पर है, मान लीजिए हम दूसरा वाला ले लेते हैं, कैसे CH3 CH, और यहाँ क्या लगा देते हैं, NH2 लगा देते हैं, और देन क्या होगा इसमें CH2 एंड COH। ये कौन सा वाला अमीनो अम्ल होगा बेटा, ये कौन सा वाला अमीनो अम्ल होगा, इसको बताओ तो कौन सा अमीनो अम्ल होगा, दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों बीटा, को, है, बीटा, बिल्कुल। बीटा देखो एमिनो। देखो ये अल्फा पोजीशन ये होगी और बीटा पोजीशन ये होगी, तो ये बीटा अमीनो अम्ल होगा, ठीक है ना। इनकी पोजीशन यानी कि जो अमीन है उसकी पोजीशन के आधार पर हम उसको अल्फा बीटा गामा भी कह सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने लिया CH3 CH, फिर क्या लिया CH2 एंड यहाँ पर हमने लगा दिया इसमें NH2, ये देखो NH2 लगा दिया, और यहाँ लिख लिया COH, ये तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये अल्फा पोजीशन होगा, ये बीटा पोजीशन होगी, और ये क्या होगी, गामा पोजीशन होगी, है ना। तो अल्फा बीटा गामा, यानी कि गामा क्या होगा, अमीनो अम्ल होगा। इसी प्रकार से आगे भी देखेंगे, आगे कहता है कि डेल्टा भी आएगा, माना अमीनो अम्ल और पीछे चले जाए तो डेल्टा है। इस प्रकार से कहता है कि इनको इस प्रकार से हम वर्गीकृत, इसके आधार पर जो अमीन अमीन की पोजीशन है उसके आधार पर उनको क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो अब प्रोटीन, देखो कहता है प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अल्फा अमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। देखो प्रोटीन का जब हम जल अपघटन करेंगे, अमीनो अम्ल तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन इससे पहले हमने एक लाइन पढ़ी थी, देखो क्या पढ़ी थी, कि सभी प्रोटीन अल्फा अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। जो प्रोटीन है वो अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होंगे। हम तो अमीनो अम्ल अलग चीज है, अमीनो अम्ल अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, लेकिन ये कहता है कि जो प्रोटीन होंगे वो केवल क्या होंगे, अल्फा अमीनो अम्ल होंगे, ठीक है ना, उनके बहुलक होंगे। तो देखो यहाँ पर फिर वही कंडीशन कह रहा है कि देखो प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अल्फा अमीनो ही अम्ल ही प्राप्त होते हैं, यानी कि अल्फा अमीनो अम्ल ही हमें प्राप्त होंगे किसके, जब हम प्रोटीन का क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे। मान लीजिए हमने प्रोटीन लिया यहाँ पर और उसका जल अपघटन करा, ये प्रोटीन है ना, प्रोटीन भी अलग अलग प्रकार के होंगे, धीरे धीरे हम बताएंगे, और इसका हम जल अपघटन करवाते हैं H2O के साथ करवाते हैं, तो ये क्या बनाएगा, CH3 मान लीजिए, चलो यही बना देते हैं ना, वैसे ही करके NH2, और यहाँ पर क्या आएगा, COH, ये हमें प्राप्त होगा, अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होगा, ये वाला होगा। या फिर दूसरा कौन सा होगा, CH3, ठीक है ना, मान लीजिए हमने कहा किस प्रकार से हो सकता है, CH3 फिर CH2 फिर CH, और यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर क्या होगा, NH2 होगा, ये वाला भी हो सकता है। यानी कि जो हमारे पास अल्फा अमीनो अम्ल होंगे वही हमें प्राप्त होंगे किसके, इसके जल अपघटन से, प्रोटीन के जल अपघटन से, क्योंकि बना ही किससे है, अल्फा अमीनो अम्ल से। प्रोटीन किससे बना हुआ है, अल्फा अमीनो, उसका क्योंकि वो बहुलक है, अल्फा अमीनो अम्ल का बहुलक है कौन, प्रोटीन, तो उसका जल अपघटन करवाएंगे तो बनेगा हमारे पास यही, ठीक है ना, अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होंगे, ठीक है ना। देखो इनमें क्या होगा, अन्य क्रियात्मक समूह उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है ना, और इनमें क्या हो सकते हैं, अन्य जो क्रियात्मक समूह है, जैसे हमारे पास दो क्रियात्मक समूह होते हैं अमीनो अम्ल में, कौन कौन से हो सकते हैं,
NH2 अमीन होते हैं और साथ साथ में कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। तो ये कहता है उन किसी इनमें अन्य भी हो सकते हैं, इनमें क्या हो सकते हैं, अन्य हो सकते हैं। देखो वो कहता है सभी ने जो अमीनो अम्ल है, अभी सभी अमीनो अम्ल की बात कर रहा है ना, सभी अमीनो अम्ल के रूढ़ नाम है, रूढ़ नाम है जो इन यौगिकों के गुण अथवा इनके स्रोत को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, उनके गुण क्या होंगे और स्रोत क्या होंगे उनको प्रदर्शित करते हैं, ऐसे नाम इन अमीनो अम्ल के हैं। जैसे ये कहता है ग्लाइसिन, क्या कह रहा है, ग्लाइसिन को उसके नाम मीठे स्वाद के कारण दिया गया है। यदि हम कहेंगे ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन क्या है, अमीनो अम्ल है, और ग्लाइसिन क्यों दिया गया, उसके मीठे स्वाद के कारण। ये स्वाद में कैसे होता है, मीठा होता है। ठीक है ना, क्योंकि ग्रीक वर्ड में ग्लाइकोज, ग्लाइकोज का मतलब होता है मीठा। ग्लाइसिन क्या है, एक प्रकार का अमीनो अम्ल है। ठीक है ना, और ये नाम किसके आधार पर दिया गया, उनके स्वाद के कारण, जैसे उसका स्वाद हुआ। तो वो कह रहे हैं कि जो ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोज, उसके ग्लाइकोज का अर्थ होता है मीठा, ग्रीक वर्ड है ना। तो ग्रीक वर्ड के आधार पर उसका नाम दिया गया, क्या दिया गया, ग्लाइसिन। ठीक है ना, क्योंकि उसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं ग्लाइको। ठीक है ना, अब उसके बाद देखो ये मीठे स्वाद के कारण है बेटा, तथा देखो दूसरा इसमें दूसरा भी है, ये है टायरोसिन। देखो ग्लाइसिन किसके कारण हुआ, यदि हम अलग लिखें इसको, तो ग्लाइसिन हुआ उसके मीठे स्वाद के कारण, मीठा स्वाद, सॉरी मीठा, मैं गलत लिख लिया, मीठा स्वाद के कारण ग्लाइसिन। दूसरा कह रहा है, देखो दूसरा है हमारे पास, क्या कह रहा है, देखो टायरोसिन, दूसरा क्या है, टायरोसिन, थोड़ा गलत हो गया बेटा, है ना, टायरोसिन, तो आप लोग देख लेना। ठीक है ना, टायरोसिन, टायरोसिन जो है देखो सर्वप्रथम पनीर से प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ, पनीर से, जो हम पनीर यूज करते हैं उससे प्राप्त हुआ। और ग्रीक वर्ड देखो, ग्रीक वर्ड क्या है, देखो ये ग्रीक शब्द में टाइस, टायरोस, टायरोस का मतलब होता है पनीर। ये टायरोसिन इसलिए रखा गया क्योंकि पनीर से प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ, पनीर से, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, टायरो का मतलब, टायरोस का मतलब वहां पर पनीर होता है, इसलिए उन्होंने कहा टायरोसिन है। ठीक है ना, तो प्रत्येक अमीनो अम्ल का जो साधारण नाम है, ये 3 अक्षर अक्षर प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, 3 अक्षर प्रतीक, जैसे कभी कभी एक अक्षर जो है, एक अक्षर क्या होगा, प्रतीक का उपयोग होगा भी किया जा सकता है ना, एक अक्षर का जो प्रतीक है उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। चलो इसके आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो ये है बेटा अमीनो अम्ल के जो साधारण नाम है, उनके आधार पर रखे गए, जैसे किसी साधारण गुण है या उसके आधार पर जहां पर प्रयोग होते थे। ठीक है, उसके आधार पर रखे जाते हैं। अब देखो उनका अमीनो अम्ल का वर्गीकरण, इनका यदि हम वर्गीकरण देखेंगे, अमीनो अम्ल क्यों पढ़ रहे हैं हम, इनसे क्या बना हुआ, प्रोटीन। अमीनो अम्ल से क्या बनता है, प्रोटीन। कौन से अमीनो अम्ल से बनता है बेटा प्रोटीन, अल्फा अमीनो अम्ल। बिल्कुल अल्फा अमीनो अम्ल, याद रखना हमने कि अल्फा अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है ना, फिर हमारे पास अलग अलग अमीनो अम्ल में कितने प्रकार, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, एमिनो और अमीनो और कार्बोक्सिलिक। ठीक है ना, 2 ग्रुप होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद इनका वर्गीकरण को देखेंगे, तो ये कहता है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अमीनो अम्लों के उनके अणुओं में उपस्थित अमीनो अमीनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह की आपेक्षिक संख्या के आधार पर अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया। देखो एक तो पोजीशन के आधार पर, जब हमने क्या कहा था, पहला एक वर्गीकरण हमने अल्फा अमीनो, जो अमीनो अम्ल की पोजीशन के आधार पर कहा था। ठीक है ना, ये कह रहा है दूसरा कि इनमें उपस्थित जो क्या होंगे, अमीनो और कार्बोक्सिलिक समूह की अपेक्षिक संख्या के आधार पर, ठीक है ना, इनकी संख्या कितनी होगी उसके आधार पर ये कहता है कि अम्लीय होंगे, 3 प्रकार, 3 वर्गों में बांटा गया है ना, या तो क्या होंगे, अम्लीय होंगे, कैसे होंगे, अम्लीय। दूसरे कैसे हो सकते हैं, क्षारकीय हो सकते हैं। ठीक है ना, और तीसरे उदासीन। 3 वर्गों में इसको बांटा गया, किसके आधार पर, इनमें उपस्थित, ठीक है ना, या तो
अमीन NH2 समूह और दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह। इन दोनों समूह की संख्या के आधार पर, इनकी संख्या के आधार पर इनको क्या किया गया, 3 वर्गों में बांटा गया। यहाँ अलग चीज है, पहले वो तो पोजीशन के आधार पर था NH2 अल्फा बीटा गामा, है ना। ये कहता है इनकी संख्या के आधार पर ये अम्लीय होंगे, क्षारीय होंगे या उदासीन होंगे, ठीक है ना। तो ये कहता है, देखो यहाँ पर क्या कहता है कि अमीनो अम्ल, अमीनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या यदि समान है ना, यदि माने इनकी संख्या क्या है, दोनों की संख्या समान है, तो संख्या समान होने के कारण क्या होगा, अमीनो अम्ल की जो प्रकृति होगी कैसी है, उदासीन बनाती है। देखो यदि इनकी संख्या क्या हो, दोनों की बराबर हुई, जैसे माना NH2 और COH की संख्या बराबर है, इन दोनों की संख्या क्या है, समान है, तो ऐसी दशा में क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। कैसे होगा बेटा, ये उदासीन हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे बनाएगा, उदासीन बनाएगा। और कार्बोक्सिलिक समूह की अपेक्षा जो है अमीनो अम्ल की संख्या यदि अधिक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमने कहा कार्बोक्सिलिक अम्ल है और दूसरा NH2 है ना। और क्या कहता है, देखो कार्बोक्सिलिक समूह की अपेक्षा जो है अमोनिया समूह की संख्या अधिक है, मान लीजिए ये अधिक है, ठीक है ना, ये क्या है, अधिक है, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह क्या हो, कम है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, देखो ऐसी दशा में देखो अपेक्षा में समूह की संख्या अधिक होने पर यह क्षारीय हो जाएगा, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कार्बोक्सिलिक समूह की अपेक्षा अमीनो अम्ल की समूह की संख्या क्या है, अधिक होने पर ही कैसे हो जाएगा, क्षारीय। तो यहाँ पर यदि अमीन क्या हो गए, अधिक है, क्योंकि क्षार का गुण दिखाता है ना, तो ये क्षारीय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा, क्षारीय। और यदि क्या होगा, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अमीनो से अधिक है, तो ऐसी दशा में क्या होगा, मान लीजिए हमने कहा कार्बोक्सिलिक समूह हमारे पास ये, इनकी संख्या क्या है, अधिक है, और NH2 की संख्या क्या है, कम है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, ये कैसे हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा। देखो तीनों आधार हो गए। यदि माना उन दोनों की संख्या समान है तो उदासीन हो जाएगा, यदि NH2 की संख्या अधिक है तो उस दशा में क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। यहाँ पर यदि क्या होगा, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अधिक है तो ऐसी कंडीशन में अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कौन अम्लीय ज्यादा है, कौन क्षारीय ज्यादा है, ठीक है। किन की संख्या के आधार पर, उन में उपस्थित दोनों समूह की संख्या के आधार पर, ठीक है ना। तो ये देखो अधिक अम्लीय हो जाएगा। ये कहता है देखो जो अमीनो अम्ल शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं उन्हें हम कह सकते हैं, देखो जो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन और है कि जो अमीनो अम्ल क्या है शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं उन्हें हम अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। जो संश्लेष, जिनका संश्लेषण क्या होगा, हमारे शरीर में होगा, वो कह रहे हैं कि ये क्या है, अनावश्यक है, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं है, इनको क्या कहा गया, ये अनावश्यक कहा गया, ठीक है ना। इनको हम क्या कह सकते हैं, ये अमीनो अम्ल क्या हो जाएंगे, अनावश्यक हो जाएंगे, जिनका हमारे शरीर में उत्पादन हो रहा होगा, ठीक है, उनको बोलेंगे अनावश्यक। और अनावश्यक क्या होगा, जिनके, देखो ये अनावश्यक वाले जो हमारे पास अमीनो अम्ल होंगे, जबकि वे अमीनो अम्ल क्या होंगे, शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकते हैं, जिनको भोजन में लेना आवश्यक होता है, ठीक है ना। अब जैसे मानो कुछ अमीनो अम्ल हमारे शरीर में नहीं होते, ठीक है ना, तो वो क्या है, भोजन में लेना पड़ेगा उनको, जो हमारे शरीर में नहीं बनता है तो उनको भोजन में लेना पड़ेगा, उनको हम क्या कहते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है, जिनको हम भोजन के साथ लेते हैं, ठीक है, हमें हमारे शरीर में उनका निर्माण नहीं होता है, संश्लेषण का मतलब निर्माण नहीं होता है, उनको बोलेंगे हम आवश्यक अमीनो अम्ल। या थोड़ा सा अलग है बेटा, है ना। और अनावश्यक क्या हो गए, जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, बनते हैं, तो उनकी हमें आवश्यकता नहीं होती, तो उनके अनावश्यक कहा जा सकता है ना। और ये अनावश्यक में क्या रखा जाता है बेटा, इसका हमारा शरीर से कोई ज्यादा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, ये क्योंकि हमारे शरीर में बन रहे हैं तो इसलिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती उनकी, ठीक है ना। यहाँ दो चीज सब समझ में आ गई होगी, एक है आवश्यक, आवश्यक अमीनो अम्ल,
अमीनो अम्ल, ठीक है ना। और दूसरे हैं अनावश्यक। अनावश्यक तो वो हो गए जो हमारे शरीर के अंदर बन रहे हैं। इसमें शरीर के अंदर क्या हो रहे हैं, शरीर के अंदर बन रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास अनावश्यक। ये हम भोजन के साथ लेना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। इसको हम कहाँ से लेंगे, बाहर से लेंगे। ये हमारे लिए क्या होगा, आवश्यक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दो प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे पास हो जाएंगे। तो हमने किसके आधार पर दो प्रकार के आधार ले लिए, एक आवश्यक अमीनो अम्ल और एक अनावश्यक अमीनो अम्ल के रूप में भी हमने उसको बांट दिया। एक तो उसके आधार, कौन वर्गीकरण का आधार क्या था कि अणुओं के अमीन की संख्या, और उसके आधार पर हमने 3 वर्गों में, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, ठीक है। और दूसरा हमने देखा किसके आधार पर, जो उसकी आवश्यकता और अनावश्यकता के आधार पर। जो हमारे शरीर के अंदर वो अनावश्यक हो गए, जो बाहर से मिल रहे हैं, वो जो बाहर से लेने पड़ रहे हैं वो हमारे लिए आवश्यक हो गए। तो इस प्रकार से हमने अमीनो अम्ल को समझ लिया। अमीनो अम्ल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अमीनो अम्ल से ही क्या किसका निर्माण होता है बेटा, अमीनो अम्ल से ही किसका निर्माण होता है, प्रोटीन, प्रोटीन। कौन सा अमीनो अम्ल होता है, अल्फा। बिल्कुल अल्फा अमीनो, बिल्कुल अल्फा अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है ना। इस इस टाइप से हम देख लीजिए। अब अमीनो अम्ल के हम और चीजें भी पढ़ रहे हैं, क्या क्या हो सकता है ये अमीनो अम्ल, है ना। तो अमीनो अम्ल देखो बेटा, अब अमीनो अम्ल में देखेंगे, ये कहता है कि जो अमीनो अम्ल होते हैं सामान्यतः कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, रंगहीन क्रिस्टल होते हैं, इनका कलर नहीं होता है। कैसे होता है, रंगहीन क्रिस्टल होते हैं सामान्यतः। शब्द एक शब्द है सामान्यतः, ये कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, ठीक है ना। ये जल में विलीय होंगे, जल में घुल जाते हैं, यानी कि अमीनो अम्ल क्या होंगे, जल में घुल जाते हैं। ये जल में क्या होते हैं, विलीय होते हैं। इनका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक सॉरी गलनांक, उच्च गलनांक की ठोस होते हैं। इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। जो सामान्य अमीनो अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है ना। यदि हम कहें कि जो सामान्य अमीनो अम्ल है, अमीन्स है, अमीनो है, और कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो भांति जो ये व्यवहार नहीं करते हैं, जैसे हम कहें कि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है, अमोनिया भी है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, उनके समान ही व्यवहार नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, अपितु लवणों की भांति गुण दर्शाते हैं। जो लवण होते हैं उनकी भांति क्या करते हैं, गुण दर्शाते हैं। देखो इनका अलग ही गुण होता है, अम्लों की भांति भी नहीं व्यवहार करेंगे और अमीनो की भांति भी व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि किसकी भांति करेंगे, लवण की भांति, जो साल्ट होता है उसकी भांति व्यवहार करेंगे। देखो जिसके कारण क्या होते हैं, एक ही अणु में अम्लीय, कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्षारीय अमीनो समूह उपस्थित है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें अम्ल भी उपस्थित है और क्षार भी उपस्थित है। तो जिसमें अम्ल और क्षार उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, एक आयन बनाया हुआ ज्यूटर आयन। कैसे, देखो यहाँ पर था, ये अम्ल था हमारे पास R, है ना, C, मान चलो CH ले लिया हमने, और इस पे लिया COOH, ये हमारे पास है। और यहाँ क्या था, NH2 था। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, यहाँ से H आयन को छोड़ेगा। H आयन छोड़ेगा तो क्या करेगा, यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये क्या करेगा, H प्लस आयन के रूप में आएगा बाहर। जब ये H प्लस आयन के रूप में आएगा तो ये किस टाइप से हो जाएगा, R CH, और इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, क्षार के बाद व्यवहार कर रहा है। ये H प्लस यहाँ आकर के इससे जुड़ जाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग से जुड़ता है, और इसके कारण इसमें प्लस चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, ये CO, है ना, और O, इस पर माइनस चार्ज आएगा। इसको बोलेंगे ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन, ये बन जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, ज्यूटर आयन। इसमें देखो माइनस भी और प्लस भी दोनों आ गए, है ना, ज्यूटर आयन कहा जाएगा। तो इस प्रकार के इसमें देखो ये क्या कर रहा है, इसमें देखेंगे तो जो यहाँ पर ये है बेटा कार्बोक्सिलिक समूह है, ये अम्लीय गुण का होता है। ये हमें सभी को मालूम है कि ये अम्ल की भांति व्यवहार करता है ना, क्योंकि हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल को तो पढ़ा ही है, ठीक है ना। उसके नाम के आगे ही अम्ल है। दूसरा क्या है, NH2 है या NH3 है, तो NH2 या NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लुईस
क्षार कहते हैं हम, ठीक है ना, लुईस क्षार की बात हुई। तो यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्षारीय गुण दिखाता है। तो ये कहता है कि इन दोनों दोनों इसमें उपस्थित हैं, इसलिए लवण की भांति व्यवहार करता है। यहाँ पर क्या है, एक ही अणु में एक तो अम्लीय यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरा क्षारकीय समूह जो उपस्थित हैं, और इसलिए ये लवण की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमीनो अम्ल किसकी भांति व्यवहार करते हैं, तो हम कह सकते हैं लवण की भांति। या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो अमीनो अम्ल हैं वो लवण की भांति क्यों व्यवहार करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसमें क्या होगा, एक तो कार्बोक्सिलिक समूह जो अम्लीय गुण का है और दूसरा NH2 समूह उपस्थित है जो क्षारीय गुण का है। ये दोनों गुण होने के कारण ये कैसे लवण की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, है ना। देखो इसमें क्या है बेटा, देखो जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह एक प्रोटीन मुक्त कर सकता है। देखो जो जलीय अम्ल है, जलीय विलयन बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक जो कार्बोक्सिलिक समूह क्या होगा, वो एक प्रोटीन को मुक्त कर सकता है। जबकि अमीनो अम्ल क्या होगा, अमीनो अम्ल समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है और जिसके फलस्वरूप क्या होगा, द्विध्रुवीय आयन बनता है। देखो जैसे इसने क्या किया, इसने एक प्रोटॉन को मुक्त किया, इसने उसे ग्रहण किया और उससे क्या हो गया, ये द्विध्रुव आयन बन गया, दो ध्रुव वाला। देखो इसमें एन पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जहां पर दो ध्रुव बन सकते हैं, है ना, द्विध्रुवीय आयन बनता है, जिसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। और दूसरा है बेटा इसमें उभय, दूसरा इसमें इसको कहा जाता है, देखो एक ज्विटर आयन हो गया, एक तो हमारे पास ज्विटर आयन हो गया, दूसरा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उभयविष्ट आयन, ये है उभयविष्ट आयन। दूसरा आयन कौन सा होगा, उभयविष्ट आयन, या जो ज्विटर आयन का हो इसको, या उभयविष्ट आयन कहते हैं, ठीक है ना। ये कैसा होता है, ये जो आयन होगा ये कैसा होगा, उदासीन होता है। भले उसमें क्या है, दो ध्रुव आ रखे हैं, लेकिन है क्या, वो उदासीन है। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को उदासीन कर देंगे, है ना। परंतु इसमें क्या होगा, धनावेश तथा ऋणावेश दोनों उपस्थित होते हैं। देखो धनावेश भी है और ऋणावेश आवेश भी है, दोनों इसमें उपस्थित है। देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये धनावेश है, यहाँ पर ये देखो धनावेश है, इसमें देखोगे तो ये ऋणावेश है, ठीक है ना। इसमें दोनों आवेश उपस्थित होने के साथ साथ ये कैसा है, उदासीन है। कैसा बेटा, ये उदासीन, जिसमें ज्विटर आयन या जिसको हम क्या बोलते हैं, उभयविष्ट आयन, ठीक है ना। उभयविष्ट आयन जो है क्या होगा, ये इस प्रकार से होगा। देखो उभयविष्ट आयनिक रूप में अमीनो अम्ल क्या होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण, है ना। क्योंकि इसमें क्या है, आयनिक रूप में क्या होगा, जो अमीनो अम्ल होगा, यदि हम कहें कि आयनिक रूप में अमीनो अम्ल क्या होगा, तो उभयधर्मी प्रकृति का होगा। उभयधर्मी का मतलब होता है इसमें अम्लीय गुण भी होंगे और क्षारीय गुण भी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर देखो, तथा ये क्या होते हैं, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है बेटा, कि अमीनो अम्ल क्या करेंगे, वे अम्लों एवं क्षारकों दोनों के साथ क्रिया करते हैं। देखो अम्लों के साथ भी अभिक्रिया करेंगे और क्षारकों के साथ भी अभिक्रिया करेंगे, इसलिए ये क्या होगा, उभयधर्मी प्रकृति का हो गया। अम्लों के साथ भी अभिक्रिया करेगा और क्षारकों के साथ भी अभिक्रिया करेगा। तो अमीनो अम्ल की बहुत अच्छी विशेषता ये है कि ये अम्लों के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है और क्षारकों के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। अम्लों के साथ भी कर रहा है, क्षारकों के साथ, इसलिए क्या है, कैसी प्रकृति है इसकी, उभयधर्मी प्रकृति। अम्लों से भी अभिक्रिया करेगा, क्षारकों से भी करेगा, है ना। तो देखो ग्लाइसिन के अतिरिक्त जो है अन्य सभी प्रकृति, देखो सभी क्या होते हैं, प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, है ना। सॉरी देखो क्या कह रहा है, कि जो ग्लाइसिन के अतिरिक्त, यानी कि ग्लाइसिन को यदि हम छोड़ दें, ठीक है ना, तो अन्य सभी क्या होते हैं, प्रकृति में उपलब्ध अमीनो अम्ल ध्रुवण घूर्णक होते हैं। ये कैसे होते हैं, इनमें ध्रुवण घूर्णक का गुण पाया जाता है, पोलरिटी का गुण पाया जाता है ना। तो यहाँ पर दो ध्रुव बनाने की प्रकृति होती है ना। क्योंकि इनमें अल्फा कार्बन परमाणु कैसे होता है, असम्मित होता है, एसिमेट्रिक होता है। जो जो अल्फा कार्बन परमाणु होगा वो क्या होगा, असम्मित होगा। यहाँ पर ये वाला कैसे होगा, असम्मित होगा, ये वाला अल्फा, है ना। और इसमें डी तथा एल दोनों रूपों में पाए जाते हैं, डी रूप में भी पाए जाते हैं और एल रूप में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना।
देखो अधिकांश जो प्रकृति है ये विन्यास है बेटा, डी और एल क्या है, इसका विन्यास है, इनसे लगने वाले विन्यास को, है ना। तो देखो अधिकांश जो प्रकृति है अमीनो अम्ल की विन्यास की होती है वो एल होता है। इनमें दोनों प्रकृतियां पाई जाती है, डी और एल भी पाई जाती है, लेकिन अधिकांश जो होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, एल प्रकृति के होते हैं। देखो एल अमीनो अम्ल जो है, अमीनो अम्लों को NH2 समूह बाईं ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। जो NH2 समूह है उसको किस तरफ लिखा जाएगा, बाईं ओर। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं बेटा, देखो कैसे किस प्रकार से बना सकते हैं, इसको बना के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है ना, इस कार्बन को। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, देखो जो हमारे पास अमीनो अम्ल है, ठीक है, अमीनो अम्ल में क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा। NH2 समूह को हम कहाँ दिखाएंगे, बाईं ओर। तो बाईं तरफ यहाँ है हमारा, ये बाएं हाथ है, देखो NH2 हमने यहाँ दिखा दी, ठीक है ना। तो स्वाभाविक है जो COOH होगा दाहिनी तरफ होगा। अब इसमें बचा क्या, इसमें बचा हमारे पास एक बचा हुआ है क्या, R। तो R को ऊपर ले लो, ठीक है ना, और H बचा उसको नीचे ले लो। ये असमित कार्बन है। असमित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं बेटा, असमित कार्बन परमाणु, बोलो कोई बच्चा जानता है बेटा असमित कार्बन परमाणु, बहुत सिंपल शब्द है, किसी को जानकारी। देखो असमित कार्बन परमाणु उसको बोलते हैं जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के समूह से उसकी संयोजकता पूरी हो रही हो। देखो एक एक तो R है, दूसरा COH है, तीसरा H है, चौथा NH2 है, चारों अलग अलग ग्रुप लगे, इसलिए इस क्या है, असमित कार्बन परमाणु। अब देखो इसने हमने कहा एल विन्यास, ये क्या हो गया, एल विन्यास। एल विन्यास का मतलब जिसमें NH2 ग्रुप कहाँ लगा है, बाईं ओर लगा है। और डी विन्यास क्या कर देंगे, डी विन्यास में क्या आएगा, जहां पर NH2 ग्रुप दाहिनी तरफ लगा देंगे, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार से एक ग्रुप बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी विन्यास हो जाएगा। उनके आधार पर असमित कार्बन परमाणु समझ गए, किसे कहेंगे बेटा, असमित कार्बन परमाणु। वह सर कार्बन जब परमाणु एक कार्बन पर भिन्न भिन्न क्रिया समूह ये जुड़े, सर समूह जुड़े हो। बिल्कुल वो असमित कार्बन। सम्मित कार्बन परमाणु क्या हुआ, सिमेट्रिकल, ऐसे। अब ये मीथेन देखो, इसमें तो सब समान है, इससे सम्मित हो जाएगा, है ना। या दो ग्रुप भी समान हो गए, जैसे एक एच यहाँ एक एच यहाँ, चाहे भले COH लगा दें दोनों तरफ, है ना, तब भी सम्मित हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान है, दो ग्रुप समान। इसमें चारों के चारों क्या है, असमान है, तो इसलिए क्या होगा, असिमेट्रिक कार्बन परमाणु, ठीक है। और जिसमें अमोन NH2 ग्रुप कहाँ होगा, बाईं ओर होगा, वो एल एल विन्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जिसको हम कहेंगे एल अमीनो अम्ल। एल अमीनो अम्ल में क्या होगा, कौन सा वाला, जो यहाँ पर हमारे पास NH2 ग्रुप होगा बाईं ओर होगा। क्लियर, इतनी बात क्लियर होगी बेटा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। तो हमने इसका विन्यास भी समझ लिया, आगे चलते हैं। देखो अब प्रोटीन पे आ जाते हैं, और प्रोटीन में पहला है ग्लाइसिन का फॉर्मूला। सबसे पहला नंबर है ग्लाइसिन, ग्लाइसिलीन एनिलीन, ठीक है ना, ये है देखो प्रोटीन। तो प्रोटीन की परिभाषा में सबसे पहली लाइन है, देखो हमने अमीनो अम्ल को लगभग लगभग थोड़ा सा पढ़ लिया, ठीक है ना। और प्रोटीन की पहली परिभाषा में पहली लाइन है कि कहता है कि अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, पेप्टाइड आबंध या पेप्टाइड बंध से जुड़े हुए रहते हैं। तो हम यदि कोई पूछे हमें प्रोटीन किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, या पेप्टाइड आबंध से जुड़े होते हैं, या पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और रासायनिक रूप से में क्या होता है, पेप्टाइड आबंध क्या होते हैं, देखो कार्बोक्सिलिक समूह तथा अमीनो समूह के मध्य बना एक बंध होता है। जो पेप्टाइड बंध होगा वो किसके मध्य होगा, कार्बोक्सिलिक समूह और किसके मध्य, अमीनो समूह के मध्य जो बना हुआ बंध होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध। क्या बोलेंगे उसको, एक मध्य बना हुआ एक बंध होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है बेटा, देखो कौन सा वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको हम देखेंगे, पेप्टाइड आबंध। पेप्टाइड आबंध क्या है
यदि हम इसको अंडरलाइन कर दें, पेप्टाइड आबंध कार्बोक्सिलिक समूह और NH2 समूह के मध्य बना हुआ आबंध है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेप्टाइड आबंध हम किसे कहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि पेप्टाइड आबंध क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक समूह हो गया और दूसरा कहता है अमीनो समूह के मध्य बना हुआ एक आबंध है। ठीक है ना, दो एक जैसे आबंध जैसे जैसे क्या होंगे, भिन्न अमीनो अम्ल के अणुओं के मध्य एक क्रिया करके अमीनो अम्ल समूह दूसरे कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य संयोग करता है। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि दो एक जैसे भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। जो अमीनो अम्ल हमारे पास हैं, दोनों एक जैसे अमीनो अम्ल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। देखो ये कहता है कि दो एक जैसे अथवा भिन्न जो अमीनो अम्ल हैं के अणुओं के मध्य अभिक्रिया एक अणु के अमीनो अम्ल समूह और दूसरे का कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य क्या होता है, संयोग होता है। ठीक है ना, यहाँ पर यदि हम दो मॉलिक्यूल देखो कैसे, जैसे हमने यहाँ पर लिया, मान लिया हमने लिया ये लेते हैं अमीनो अम्ल, है ना, अमीनो अम्ल का सवाल लिया बेटा, देखो देखो CH2 लिया हमने और इस पे हमने लगा दिया NH2। ये अमीनो अम्ल हो सकता है क्या? ऐसा पढ़ा हमने अमीनो अम्ल? ऐसा वाला अमीनो अम्ल हमने नहीं पढ़ा था। पढ़ा था आप लोगों ने? हमने तो ऐसा वाला नो पढ़ा सर। था। हमने तो ऐसा वाला पढ़ा था। कैसे? CH3 CH and COH और इस पे NH2 था, है ना। लेकिन ये भी अमीनो अम्ल है बेटा, ये भी क्या है, अमीनो अम्ल है। इसमें भी दोनों ग्रुप है ना, और इसमें भी दोनों ग्रुप है। देखो केवल H की जगह NH2। देखो इसको भी हम अमीनो अम्ल, देखो कैसे, असमित कार्बन परमाणु, ये तो असमित कार्बन परमाणु होगा। यहाँ पर दो हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन नीचे एक ऊपर, ठीक है ना, COH हो जाएगा इस टाइप। लेकिन ये भी अमीनो अम्ल है। ठीक है ना, तो देखो अब ये क्या करता है कि देखो एक असमान वाले हैं दोनों, ये दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला है। ठीक है ना, ये दूसरा वाला, लेकिन परफेक्टली जो अमीनो अम्ल है वो ये है ना, इसमें तो दो समान भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन यहां पर क्या होता है, ये अभिक्रिया करते हैं बेटा। देखो हमने लिया NH2, इसको देखें तो इस प्रकार से NH2 और CH2 and COOH, और इसके साथ साथ दूसरा लिया, फिर देखो NH2, फिर हमने लिया CH और यहाँ लिया COOH और यहाँ पर CH3 है। इनके मध्य क्या हुआ, अभिक्रिया हुई। देखो कैसे, इसका जो हाइड्रोजन है ये वाला, और इसका जो सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन। ठीक है ना, यहाँ या इसका OH ग्रुप, इसने तो एसिड देना है, H यहाँ से आ जाएगा। ठीक है ना, और इसमें से H2O निकलना बेटा। देखो माइनस, ये दोनों जुड़ करके क्या बना देंगे, H2O। तो इसका मतलब इसमें से क्या होगा, ऑक्सीजन भी आएगा। ठीक है ना, और यहाँ से ऑक्सीजन और इससे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन, यहाँ से तो OH ग्रुप आ जाएगा। देखो COOH ग्रुप है ना बेटा, देखो COOH, इससे तो OH आ गया और इससे एक हाइड्रोजन आ गया, ये दोनों मिलाकर के क्या बना दिया, H2 बना दिया, और बाकी पूरा ग्रुप इससे जुड़ गया। देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे NH2 फिर CH2, फिर क्या बना बेटा, यहाँ पर देखो CH2 के बाद क्या बना, यहाँ CO तो ऐसे ही था, फिर NH बचा। ठीक है ना, NH क्या होगा, NH होगा। तो NH के साथ इसके साथ साथ क्या बनेगा, तो कोई NH हुआ, फिर क्या बचा, यहाँ आगे CH बचा, फिर नीचे क्या है, CH3 की R की जगह हम CH3 ले सकते हैं ना, CH3 भी ले सकते हैं, CH3 and COOH। तो इस प्रकार से क्या बन गया, ये देखो अब ये कह रहा है पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड ही है बेटे, यहाँ इन दोनों के बीच बना हुआ, ये देखो ये है पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमीन होगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह होगा, उनके मध्य बना हुआ जो बॉन्ड होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड। ये है ग्लाइसिएलिनी। ठीक है ना, क्योंकि इसने क्या किया, इसके साथ अभिक्रिया करके एक नया कंपाउंड बना दिया। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनका बॉन्ड बनेगा, और ये है बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड आबंध। ये बहुत बार पूछा भी गया बेटा कि पेप्टाइड आबंध क्या है ना, तो अब समझ में आ गया होगा पेप्टाइड आबंध क्या हो सकते हैं। तो यहाँ एक लाइन हम अंडरलाइन चाहे तो अंडरलाइन कर लो इसको। ठीक है ना, कि पेप्टाइड आबंध क्या हो सकते हैं,
क्या हो सकते हैं, देखो जो पेप्टाइड आबंध हैं, देखो पेप्टाइड आबंध हैं कार्बोक्सिलिक समूह एवं अमोनिया समूह के मध्य बना हुआ एक आबंध होता है, ठीक है ना, उनके बीच बना हुआ एक बंध। पेप्टाइड बंध क्या है, बंध भी हो सकता है, आबंध भी हो गया, है ना, आबंध भी उसी को कहते हैं बेटा और बंध भी उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो पेप्टाइड बंध है वो क्या हुए, कार्बोक्सिलिक समूह और NH2 समूह के मध्य बना हुआ बंध है, ठीक है ना, जो समान में भी हो सकता है और भिन्न वाले में, है ना, जिनमें क्या होंगे, समान अमीनो अम्ल भी हो सकते हैं और भिन्न अमीनो अम्ल के मध्य भी के अभिक्रिया के फलस्वरूप बन सकते हैं। वो समान अमीनो अम्ल भी हो सकते हैं और भिन्न वाले भी हो सकते हैं, ठीक है ना, उनके मध्य जो है संयोग से बनता है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, एक H2O क्या होंगे, अणुमुक्त होता है और पेप्टाइड बॉन्ड जो है बनता है। ये देखो ये पेप्टाइड बॉन्ड है C एंड OH के बीच, NH के बीच, C और NH जो बंध बनेगा वो हमारे पास पेप्टाइड बंध होगा, ठीक है ना। और कहता है ये क्या कह रहा है, क्योंकि इसमें उत्पाद जो है दो अमीनो अम्लों के द्वारा बनता है, ठीक है ना, अतः इसे क्या कह सकते हैं, डाइपेप्टाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दो से बना हुआ इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, डाइपेप्टाइड भी कहा जाएगा, ठीक है ना, दो उससे बना हुआ पेप्टाइड। उदाहरण के लिए जब इसको हम कह सकते हैं, जब ग्लाइसिन हो गया, एक तो ग्लाइसिन हो गया, ये हमारे पास ग्लाइसिन है, और ग्लाइसिन का समूह देखो का कार्बोक्सिलिक समूह एलानीन, ये एलानीन है बेटा, एक तो एलानीन है ना, ग्लाइसिन और एलानीन के समूह के मध्य संयोग करता है, तो हमारे पास डाइपेप्टाइड या ग्लाइसी एलानीन बना था, ग्लाइसिल एलानीन, दोनों के नाम एक साथ जोड़ दिए, देखो ग्लाइसिन हो गया और एलानीन, दोनों को एक साथ जोड़ दिया। यदि तीसरा कहता बेटा, ये देखो यदि तीसरा अमीनो अम्ल डाइपेप्टाइड से संयोग करता है तो इसे क्या कहा जाता है, फिर तीसरा बनेगा, ट्राइपेप्टाइड कहलाता है, तब हमारे पास ट्राइपेप्टाइड, दो के साथ यदि तीसरा जुड़ गया तो ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा। इसमें क्या होंगे, तीन अमीनो अम्ल होते हैं, ट्राइपेप्टाइड में तीन होंगे, ठीक है ना, जो दो पेप्टाइड देखो पेप्टाइड बंधों द्वारा संयुक्त रहते हैं, ठीक है ना, जो दो क्या होंगे इसमें, दो पेप्टाइड बॉन्ड बना देंगे, ठीक है, इसी प्रकार से 4 5 6 आगे जुड़ते चले जाएंगे, है ना, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड आदि सब बनते रहेंगे, ठीक है ना। और एक लाइन और कहता है, देखो ये अमीनो अम्लों की संख्या 10 से अधिक होती है, जो अमीनो अम्ल होती हैं उनमें जो संख्या होती है वो 10 से अधिक होती है, 10 या 10 से अधिक होती है, माने कम वाले नहीं होंगे, तो इनको क्या कहा जाता है, पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है, तब ये क्या हो जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड हो जाएंगे। ऐसी तो समझ, जैसे पॉलीथीन हो गया, है ना, वहाँ पॉलीथीन अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अमीनो अम्ल बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और देखो एक 100 पॉलीपेप्टाइड में 100 से अधिक अमीनो अम्ल अ, अवशेष होते हैं, ठीक है ना, इसमें 100 से अधिक भी हो सकते हैं बेटा अमीनो अम्ल जुड़े हुए, ठीक है, जिनका आणविक द्रव्यमान क्या होता है, 10,000 के लगभग होता है, ठीक है ना, ये सुस्पष्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। और कहता है पॉलीपेप्टाइड को भी प्रोटीन कहने की संभावना होती है, जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उसी को हम क्या कह सकते हैं, उसी को प्रोटीन कहने की संभावना होती है, ठीक है ना। तो यदि हम क्या कहें, यदि उनमें प्रोटीन जैसा सुस्पष्ट स्वरूपण होगा, जो उसका स्पष्ट रूप होगा, जैसे कि इंसुलिन में होता है, जिसमें 51 क्या है, अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है ना, तो हम उसको प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो इन्हीं पेप्टाइड से बने हुए डाई ट्राई टेट्रा, है ना, और इंसुलिन भी क्या माना इन्होंने, उसको भी एक प्रोटीन माना, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास वर्गीकरण के आधार पर कौन से अलग अलग प्रकार के हमने चीजें पढ़ी इसमें। देखो अब उसके बाद एक और कह रहा है कि आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन दो वर्गों में बांटा गया। उनका जो आणविक आधार होते हैं, जो आणविक आकृति है, उनके अणुओं की जो आकृति है, उसके आधार पर हम ये क्या है, दो प्रकार के क्या है, प्रोटीन है। एक तो है रेशेदार प्रोटीन और दूसरा है गोलाकार, जो एक रेशे के फॉर्म में होगा और एक गोले के फॉर्म में। अभी भी वर्गीकरण पढ़ना है बेटा प्रोटीन का, है ना। तो ये कहता है रेशेदार प्रोटीन क्या होंगे, जो रेशेदार प्रोटीन होंगे, जब क्या होगा कि जब हमारे पास पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समानांतर होती हैं, जैसे
तथा हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड अवबंधों द्वारा संयुक्त होती हैं तो रेसे जैसी संरचनाएं बनती है। जो पॉप्टाइड बॉन्ड है श्रृंखलाएं समानांतर होती हैं और हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड अवबंधों द्वारा संयुक्त रहती है तो रेसे जैसी संरचना बनती है, जैसे ऐसे रेसेदार ऐसी संरचनाएं बनेंगी, है ना। तो उनको कहा जाता है, ये कहता है कि संयुक्त होती रेसे जैसी संरचनाएं बनती हैं। तो इस प्रकार के प्रोटीन सामान्यतः जल से क्रिया करके जल में अभिलेय होते हैं, ठीक है ना। और कुछ सामान्य उदाहरण जैसे कैरेटीन हो गया, जैसे बाल है, कैरेटीन किसमें होता है, बाल में प्रोटीन होता है बेटा, बालों में, है ना। ऊन हो गया, ये कैरेटीन किसमें होता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है। कैरेटीन क्या है, एक प्रोटीन जो बालों में होता है, ऊन में होता है, ठीक है ना, रेशम में उपस्थित होता है, ठीक है ना। और दूसरा मायोसिन जो मांसपेशियों में उपस्थित होता है, तो रेशेदार प्रोटीन होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेशेदार प्रोटीन, ठीक है ना। कहाँ प्रोटीन कहाँ हो गया, बालों में हो गया, ऊन में हो गया, रेशम में हो गया, इनमें भी प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन। और दूसरा मायोसिन कहाँ होता है, जो मांसपेशियों में होता है। तो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन जो रेशेदार, यदि हम इसको देखेंगे तो ये रेशे के रूप में रहता है, तो इसको हम कहते हैं रेशेदार प्रोटीन। क्या बोलेंगे इसको, रेशेदार प्रोटीन। दूसरा कौन सा प्रोटीन है बेटा इसमें, गोलाकार, गोलिका के आकार के, है ना। तो गोलिका के आकार के जो प्रोटीन होंगे वो किस प्रकार से होंगे, देखो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडली बना करके गोलाकार आकृतियां प्राप्त कर लेती हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, गोलाकृति प्राप्त कर लेती है। तो ऐसी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, सामान्यतः जल में क्या होती है, विलेय होती है, जल में क्या होती है, घुलनशील होते हैं। इससे पहले वाले क्या थे, देखो जल में क्या हो रहे थे, जल में अविलेय, रेशेदार जो होंगे वो जल में अविलेय होंगे, रेशेदार वाले कैसे होंगे, जल में अविलेय होंगे, और ये जल में क्या होंगे, विलेय होंगे। और इसका उदाहरण इन्होंने कहा इंसुलिन, इंसुलिन जल में विलेय, एल्बुमिन, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों प्रोटीन है लेकिन ये गोलाकार प्रोटीन, इंसुलिन और एल्बुमिन, ठीक है ना। अब देखो प्रोटीनों की संरचना एवं आकृति के आधार पर निम्न प्रकार की होती है, चार प्रकार की संरचनाएं होती है, प्राथमिक संरचनाएं, द्वितीयक संरचनाएं, तृतीयक संरचनाएं, चतुर्थक संरचनाएं, ठीक है ना। किसके आधार पर है बेटे, ये है संरचना एवं आकृति के आधार, संरचना एवं आकृति के आधार पर चार प्रकार की संरचनाएं होती है, किसकी, प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन का वर्गीकरण काफी लंबा है, ठीक है ना, देख लो इसमें प्रत्येक स्तर पर क्या है, पूर्व की तुलना में जटिल होती हैं, जो पहले की तुलना हमने की इससे थोड़ा कठिन होती हैं। जैसे पहले वाली थोड़ा कम जटिल होगी, प्राथमिक वाली, द्वितीय वाली और कठिन हो जाएंगे, जटिल संरचनाएं होंगी, ठीक है ना। तो देखो ये प्राथमिक संरचनाएं हैं, और इसी प्रकार से हम चारों संरचनाओं को पढ़ेंगे। देखो द्वितीयक संरचना है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, प्राथमिक संरचना ये आ जाएंगे, द्वितीयक संरचना ये हो जाएंगे, है ना। देखो हेलिक्स स्ट्रक्चर संरचनाएं जो हमारे पास डीएनए के जैसी संरचनाएं होती हैं, है ना। प्रोटीन की तृतीयक संरचनाएं हैं, चतुर्थक संरचनाएं, देखो ये बनाई दे रहे हैं, है ना, चतुर्थक संरचनाएं इस प्रकार से हो जाएंगी। और फिर आएगा चार प्रकार की संरचनाएं होंगी, चलो इनको मैं अभी देखता हूँ, इसमें स्ट्रक्चर मिलेगा तो मैं स्ट्रक्चर इसमें से इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है बेटा। इन चार प्रकार की क्या है, इसकी संरचनाएं हैं। उसके बाद हम इसके प्रोटीन में का विकृतीकरण पढ़ेंगे, किसका विकृतीकरण किस प्रकार हो सकता है, फिर एंजाइम के बारे में, लिपिड, ठीक है ना, ये आ जाएगा। चलो आज इतने